औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम फेडरल बोर्ड की तरफ से जो इस साल SLO बेस यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस एग्ज़ामिनेशन लेने का प्लान क्या है उस हवाले से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि आपके बुक के पहला पेज पर जो भी यूनिट है उसमें स्टूडेंट लर्निंग्स के बारे में जिक्र है कि ये यूनिट या ये एक्सरसाइज या ये चैप्टर पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या लर्न करेंगे यानी क्या सीखेंगे। तो इस दफ़ा फेडरल बोर्ड ने उसी लर्निंग बेस पर एग्ज़ाम लेने का प्लान किया है कि आया स्टूडेंट ने रटे लगा के याद किया है या उसने समझ के याद किया है। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उसको समझ के याद किया है तो उन्होंने थोड़ा सा डेटा चेंज करने की कोशिश की है, क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा अंदाज़ चेंज है। बाकी आप आंसर वही देंगे जो आपको पता है या आपने सीखा है। तो सबसे पहले हम यानी फेडरल बोर्ड का जो पेपर जो क्वेश्चन पेपर है उसका फ्रंट पेज देखें तो इसका पहला पेज पे ये जो वर्जन नंबर, रूल नंबर और ये साइड पर आंसर शीट नंबर जो आपके आंसर शीट पे होगा वो आपने लिखना है, साइन किया आपका, और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर जो आपके वहाँ पे ड्यूटी पे इन्विजिलेटर है वो साइन करेंगे। ये पेज मौजूद है और इसके साथ आपका जो यानी सेक्शन ए का शीट भी इधर मौजूद है। देखें ये शीट। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में ये जो वर्जन नंबर और रूल नंबर इसके बारे में क्विकली बताऊंगा। अगर कोई भूल गए तो पिछले साल इन्होंने लिया था, बहरहाल वो OMR शीट पे था, लेकिन अभी इस दफ़ा उन्होंने इधर साथ में दिया हुआ है इसी क्वेश्चन पेपर के साथ। तो वर्जन नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पे होते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना वर्जन नंबर किस तरीके से फिल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से किसी के जो बुक में वर्जन नंबर है, मिसाल के तौर पर मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये 1 है और फ़र्ज़ करें ये 3 है, ये 5 है और ये फ़र्ज़ करें 9 है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आपने इसी के बराबर में आके 1 को फिल करना है। ये आपने 1 को सही तरीके से फिल करना है। मेरे पास अभी यहाँ पे कोई मार्कर वगैरह नहीं है, आप इसको इस तरीके से फिल करेंगे। लेकिन आपके लिए मैं एक मशवरा देता हूँ कि आप अगर ब्लैक कोई पॉइंटर वगैरह से फिल करें तो ये आपका टाइम बच जाता है, जल्दी फिल हो जाती है। तो ये हो गया। फिर आप दूसरे जो यानी बॉक्स में आए, सेल में आए, उसी के बराबर में फ़र्ज़ करें ये 3 है, किसी का 2 है तो वो 2 फिल करे। अभी ये 3 है तो मैं 3 फिल कर रहा हूँ। देखिए ये आपने सही तरीके से फिल करना, फुल फिल करें। फिर अभी ये 5 है तो 5 को फिल किया, किसी का 6 हो तो वो 6 फिल करे। देखें वर्जन नंबर मेरे ख्याल में सेम ही आएंगे, या नहीं हो तो आपके जो क्वेश्चन पेपर पे जो होता है वो आप फिल करें। देखें और किसी का 9 है तो वो 9 फिल किया, यानी लास्ट में जो 9 फिल किया। इसी तरह किसी का 7 है तो वो 7 फिल करे। और अगर किसी का रूल नंबर, देखिए आपका रूल नंबर है तो पहले आप रूल नंबर इन बॉक्सेस में, इन सेल में लिखे। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ किसी एक का 0 है और है जी, चलो मैं आसानी के लिए 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 है। देखें तो आप इसी तरीके से 0 है तो 0 वाले को फिल किया, 1 है तो 1 को फिल किया, 2 है तो 2 को फिल किया, 3 है तो 3 को फिल किया, ये सही फिल करना है। 4 है तो 4 को फिल किया, 5 है तो आपने क्या किया, 5 फिल की। अगर 6 है तो आप 6 फिल करें, किसी का 7 है तो 7 फिल करें। इस तरीके से आपने ये रूल नंबर और वर्जन नंबर वाला फिल किया। फिर उसके बाद आपने करना है स्टूडेंट, ये जो नीचे है आपका ये सेक्शन ए वाला, देखिए इस दफ़ा इन्होंने थोड़ा सा इसका भी फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है। पहले वो क्वेश्चन पेपर देते थे, फिर उसको आपने बबल क्या कहते हैं OMR शीट पर फिल करना था, लेकिन अभी इस दफ़ा इन्होंने इसी एक पेपर पे वो फिल करने का भी ऑप्शन बबल की शक्ल में रखा है। तो इन्होंने ऊपर कहा हुआ है फिल रिलेवेंट पार्ट फॉर ईच, रिलेवेंट बबल फॉर ईच पार्ट। देखिए ऑल पार्ट्स कैरी 1 मार्क्स, एक ही मार्क्स होगा। देखें तो इसमें भी आसानी है। देखें ये जो MCQs है उसमें आपने रिलेवेंट जो बबल है वो आपने फिल करना है। यहाँ पे समझाने के लिए इसको हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन आपने बबल को फिल करना है। देखें इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने आपके जो करिकुलम में जो रेफरेंस बुक है उसमें
वेव वाला टॉपिक था, तो उस वेव में हमने दो किस्म के वेव पढ़ा था, एक मैकेनिकल वेव जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और आपको पता है स्पीड मीडियम पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम की ही ज़रूरत नहीं है, तो स्पीड यानी इसमें सेम रहेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? स्पीड वाला ऑप्शन सही हुआ। तो आपने क्या करना है, स्पीड वाला ऑप्शन के लिए ये स्पीड वाला जो बबल है उसको फिल करना है। देखिए वो किस तरह, मैं आपको एक यानी बबल फिल करके दिखाऊंगा। ये आपने ये वाला बबल आपने यानी सही तरीके से फिल करना है। देखिए ये सही फिल करे। देखिए इसी तरीके से अगला जो हमारे पास जो MCQs है वो क्या है स्टूडेंट, वो है जी हमारे पास, देखिए अगला वाला, द रिलेशन बिटवीन स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ ऑफ एन इक्वेशन इज़ नोन एज, उसको वेव इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें वेव के बारे में डिस्कस किया हुआ है, यानी v इज इक्वल टू एफ लेमडा, यानी इस इक्वेशन को वेव इक्वेशन कहते हैं। ये भी आपने कोर्स में पढ़ा है। अच्छा, थर्ड में कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वेव इज साउंड, यानी कौन सा फॉर्म यानी साउंड है। साउंड किस टाइप के वेव्स है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आपने दो किस्म के वेव्स पढ़ा था, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, एक ट्रांसफर वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि साउंड वेव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी जिस डायरेक्शन में वेव पास हो रही है उसकी जो मीडियम है वो उसके बैक एंड फोर्थ उसके साथ साथ जाते हैं, तो इसलिए साउंड को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। इस फोर्थ में कहा है इफ़ रे ऑफ लाइट इन अ गिलास इज इंसिडेंट ऑन एयर सरफेस एट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल द रे विल बी। अब यहाँ पे ये कहा है कि इफ़ अ रे ऑफ लाइट इन अ गिलास इज़ इंसिडेंट, अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी गिलास में इंसिडेंट होता है, यानी ऑन एन एयर सरफेस, एयर सरफेस पे देखिए एट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कोई ऐसा एंगल बना के जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। और आपको पता है कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं, यानी वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90। ये आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा है। तो यानी इसमें उसका रे क्या होगा पूछा है, तो ये रे क्या होगा जी, ये सिर्फ रिफ्लेक्ट होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्ट ऑनली, रिफ्लेक्ट नहीं होगा बल्कि रिफ्लेक्ट होगा। देखिए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टॉपिक में आपने पढ़ा है कि वो वहाँ से क्या होगा, यानी दोबारा रिफ्लेक्ट नीचे दोबारा उसी मीडियम में वापस आ जाएंगे, यानी डेंसर मीडियम में वापस आ जाएंगे। ये भी आपने यानी टॉपिक में पढ़ा है। फिर इसके बाद ये जो फिफ्थ वाला जो पार्ट्स है उसमें कहा है कि अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ के मुताबिक इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इंक्रीज, अगर चार्ज के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाए तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपने एक कोलम्स लॉ पढ़ा था, उसका आपने मैथमेटिकल फॉर्म में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने कहा था कि कोलम्स लॉ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रिपल्शन, यानी F इज़ इक्वल टू क्या था जी? F इज़ इक्वल टू के, ये कांस्टेंट है, यानी Q1 यानी चार्ज 1 Q2 का प्रोडक्ट चार्ज 2 डिवाइडेड बाय आपने कहा था आर स्क्वायर या डी स्क्वायर भी यहाँ पे कहते हैं। उमूमन ये सर्कुलर हम पॉइंट चार्ज लेते हैं तो ये आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, यानी देखें अब ये आर यहाँ पे इसके डिस्टेंस को जाहिर कर रहे हैं, तो जो ही मतलब उसका डिस्टेंस जाहिर ही बात है बढ़ेंगे तो ये इन्वर्सली रिलेशन, देखिए फोर्स और ये डिस्टेंस क्या है जी डिनोमिनेटर में, तो ये इन्वर्सली रिलेशन है, तो जाहिर बात है डिस्टेंस बढ़ रहे हैं तो फोर्स क्या होगा? कम होगा, तो ये इन्वर्सली रिलेशन। तो आपने इसको इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 में कहा है तो नहीं फिफ्थ का तो पार्शन इसीलिए इन्वर्सली रिलेशन हुआ डिस्टेंस बढ़ने से, तो इसका जो अट्रैक्शन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो विल डिक्रीज। तो आपने ये बबल फिल किया। देखें 6 आप देखें व्हेन वी अप्लाई मोर वोल्टेज टू अ ओहमिक कंडक्टर, जब हम किसी ओहमिक कंडक्टर को ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो हमें क्या मिलेंगे? देखें तो इसमें यह है स्टूडेंट
व्हेन वी अप्लाई मोर वोल्टेज टू ओहमिक कंडक्टर, हमने पहले भी कहा था ओहम्स लॉ के मुताबिक। अब मैं आपको ओहम्स लॉ का थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म बताऊंगा। ये आपने पढ़ा था कि वी इज़ इक्वल टू यानी वोल्टेज इज़ इक्वल टू आई आर करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। अब आपको पता है कि ओहमिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर आप किसी ओहमिक कंडक्टर को क्या दे दें, ज़्यादा वोल्टेज दे दे, तो हमें क्या मिलेगा, मोर रेजिस्टेंस। नहीं, आपको पता है कि ये तो कांस्टेंट होती है। मोर फ्लो ऑफ करंट, हाँ, क्योंकि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। देखिए करंट बढ़ने से वोल्टेज भी बढ़ेगा। उसका आपने भी डायग्राम यानी वोल्टेज और करंट डायग्राम आपने ग्राफ आपने देखा था, तो उसमें क्या था, ये बिल्कुल स्ट्रेट बन रहे थे। इसका मतलब ये वोल्टेज और करंट आई यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोर फ्लो ऑफ करंट, देखिए वोल्टेज बढ़ने से करंट भी बढ़ जाएंगे, ये आपने पढ़ा था। फिर इसके बाद ये जो 7th पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ द स्टडी ऑफ, हमने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इसमें इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिस का आपस में ताल्लुक है ना। तो उसके बारे में स्टडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी जो करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट, उसका भी आपने टॉपिक में पढ़ा था। तो उसमें आपने ये कहा था कि जब किसी कंडक्टर, फर्ज करिए कोई कंडक्टर तार है, इससे क्या पास हो रही हो, करंट यानी आई करंट पास हो रही हो, तो उसके इर्द गिर्द क्या पैदा होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते हैं। देखिए इस तरीके मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करने के लिए आप इस तरह के सर्कुलर पाथ्स यानी जाहिर करते हैं। तो पास क्या हो रहा है, करंट हो रहा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द में फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और आपने 9th क्लास में तो इसका पूरा एक डिफिनेशन भी पढ़ा था कि ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। देखें फिर उसके बाद आपके पास जो 8th पार्ट है, इसमें लॉजिक गेट्स आर यूज्ड इन, लॉजिक गेट्स कहाँ पे इस्तेमाल होती है, तो ये होस्ट सेफ्टी में इस्तेमाल होते हैं। आपने ये भी पढ़ा कि जब ये अलार्म वगैरह है, देखें उसमें इस्तेमाल होता है। कोई जो डाकू वगैरह है या कोई अननोन बंदा आपके घर में दाखिल होते है, अलार्म बजना स्टार्ट होती है, ये लॉजिक गेट्स तो होस्ट सेफ्टी के लिए यूज़ होते हैं। देखिए ये इसका मैकेनिज़्म भी आपने टॉपिक में डिटेल में पढ़ा है, तो ये इतना ज़्यादा कोई मैथमेटिकल इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। Which of the following is most suitable means of reliable continuous communication between an orbiting satellite and Earth? हाँ, यानी which of the following is most suitable means of reliable continuous communication between orbiting satellite, जो यानी सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं और अर्थ के दरमियान कौन सा ज़्यादा मुनासिब है रिलायबल कंटिन्यूस मुनासिब होने के लिए, तो ये माइक्रो वेव्स है। देखिए इसमें माइक्रो वेव्स यानी इस वेव्स में इनमें कम्युनिकेशन होती है। तो ये भी जस्ट नॉलेज बेस्ड है। 10th पार्ट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, दरअसल में से किस में सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब ये है कि किसी सरफेस से गुज़रने की सलाहियत। तो आपने अल्फ़ा रेस, बीटा रेस और गैमा रेस पढ़ा था, तो गैमा रेस की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका एक तो यानी वेव लेंथ वगैरह साइज़ वगैरह इसका छोटा होता है। तो ज़ाहिर बात है जिसका साइज़ छोटा हो तो वो किसी चीज़ से गुज़रने की इसमें ज़्यादा सलाहियत। तो इसका मैं एग्ज़ाम्पल उम्मन ये देता हूँ, फ़र्ज़ कि आपके पास कोई जाली हो, जाली से कोई मक्खी ज़्यादा आसानी से गुज़र सकते हैं या कोई छोटा सा चूंटी गुज़र सकते हैं या हाथी आसानी से गुज़रेंगे। तो ज़ाहिरी बात है जिसके साइज़ छोटा हो वो ज़्यादा गुजरे। तो गैमा पार्टिकल की साइज़ बहुत ही छोटा होता है, तो ये इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद विच ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओहम्स यानी रजिस्टर्स व्हेन 3 एम्पियर करंट पास। हाँ, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें हम ओहम्स लॉ को ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप जस्ट इसको हल करने की ज़रूरत है। देखें इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। देखें आपने कहा था कि अगर आपके पास क्या हो 6 यानी ओहम रेजिस्टेंस, ओहम यानी रेजिस्टेंस का यूनिट है, तो V इज़ इक्वल टू आई आर। तो हमने क्या फाइंड करना है, 3 एम्पियर ऑफ करंट है, तो हमने व्हाट इज़ द वोल्टेज V इज़ इक्वल टू आई आर। वी हमने फाइंड करना है। अब आई यहाँ पे दिया हुआ है 3
मल्टीप्लाई बाय आर यहाँ पे दिया हुआ 6, तो 6 3 क्या हुआ जी 18। अब वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, 18 वोल्ट वाला ऑप्शन सही है, तो ये वाला देखें सी ऑप्शन सही है। और इसका जो लास्ट जो पार्ट है उसमें कहा है कि इफ़ द टर्न रेशो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ 10, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशो है वो क्या है 10 है, इट मीन्स इसका मतलब ये है। तो आपने कहा था कि एक फार्मूला पढ़ा था वी एस इज़ इक्वल टू, यानी इसके एक ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि वी एस यानी वी एस का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल इज़ इक्वल टू एन एस, यानी नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, ये रिलेशन पढ़ा था। तो इसमें इन्होंने कहा है कि इस रिलेशन के मुताबिक अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्न, देखिए नंबर ऑफ टर्न रेशो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज 10 टर्न रेशो। अब देखिए टर्न रेशो का मतलब एन एस और एन पी अगर 10 हो, है ना, तो आपके पास क्या होगा, यानी टर्न रेशो 10 हो, इट मीन्स दैट तो एन एस आपके पास क्या होगा 10 टाइम ऑफ एन पी, 10 टाइम ऑफ एन पी हो जाएंगे। वो कैसे, क्योंकि टर्न रेशो का मतलब ये टर्न्स का जो रेशो अपान में लिखने को रेशो कहते हैं, टर्न रेशो यानी एन एस आवर एन पी, यानी ये टर्न रेशो है, क्योंकि एन एस आवर एन पी को हम यूँ भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, एन एस रेशो, ये टिक टिक टर्न रेशो एन पी टर्न रेशो, इसको टर्न रेशो कहते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया भाई ये जो टर्न रेशो है वो है जी क्या 10, वो 10 है, तो यहाँ पे एन एस क्या होगा, ये एन एस उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। देखिए यहाँ पे टर्न रेशो, मैं आपको फिर एक दफ़ा समझाता हूँ, टर्न रेशो यहाँ पे उन्होंने कहा 10, यानी एन एस आवर एन पी ये है जी क्या 10, तो एन एस क्या होगा, तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा। आप एन एस फाइंड करेंगे, एन एस को इधर रखा, ये एन पी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 10 टाइम ऑफ क्या होगा जी एन पी हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप ये वाला ऑप्शन आपका, आपने इसका ये वाला बबल फिल करना है। चलिए इसका मैं आपको समझाने के लिए ये वाला बबल आपने इस तरीके से इसको फिल किया। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको यानी ये जो इस दफ़ा FBIC की तरफ से जो SLO बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है उसका जो सेक्शन ए के बारे में डिस्कस किया, इसके बाद इंशाल्लाह हम सेक्शन बी और सी डिस्कस करेंगे और बाकी सब्जेक्ट भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपका क्विकली यानी इसका एक दफ़ा रिवीजन हो। तो मैंने सोचा चले आपको थोड़ा सा इसका क्विकली इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि ये किस टाइप का पेपर है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने खुद देखा इसमें इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट आपके लर्निंग यहाँ पे चेक हो रही है। थैंक यू स्टूडेंट।